जब भी आप डीप सिक्लिकल सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी एंट्री और एग्जिट सही टाइम पे हो। आपकी एंट्री जो है वो उसके रिकवरी फेज में होनी चाहिए, जब वो पूरी इंडस्ट्री रिकवर कर रही है, और आपकी एग्जिट जो उसके पीक वैल्यूएशंस पे होनी चाहिए। और इस टाइम पे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री अपने रिकवरी फेज पे गुजर रही है, और उसी इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा प्लेयर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन ने अपनी जर्नी एक माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी की तरह स्टार्ट करी। फिर 2016 में उन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल गया। जब वो एनबीएफसी था वो प्राइमरीली फोकस था साउथ इंडिया में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और जब उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला तब उसने अपना प्रेजेंस अक्रॉस नेशन इस्टेब्लिश किया। अब 2025 में उज्जीवन ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, और होपफुली बाय दिसंबर 2025 उन्हें ये लाइसेंस मिल भी जाए। Before we go ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First says that I am a SEBI registered research analyst. And second, that Ujjivan is in my personal portfolio. इंडिया में बहुत तरीके के बैंक्स हैं। कुछ मेजर बैंक्स हैं लाइक HDFC, ICICI, कोटक। कुछ मिड साइज बैंक लाइक IDFC, फेडरल बैंक। और कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइक उज्जीवन, इक्विटास, सूर्योदय, उत्कर्ष। बट हर बैंक को अलग उनकी लोन बुक बनाती है। अब एचडीएफसी के पास जो है उनका मेजर पोर्टफोलियो क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इन सब में है। वैसे ही उज्जीवन का मेजॉरिटी ऑफ लोन बुक जो है वो माइक्रो फाइनेंस में है। अब मैं माइक्रो फाइनेंस लोन्स बोलता हूँ, उसका दो मतलब होते हैं। एक माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं ग्रुप लोन्स, जिसमें 5-6 महिलाओं को इकट्ठा करके उन्हें लोन दिया जाता है। और एक होते हैं इंडिविजुअल लोन्स। अब इंडिविजुअल लोन्स में जो भी विंटेज कस्टमर होता है इस जॉइंट लेंडिंग ग्रुप के लोन्स का, उसे फिर माइग्रेट कर दिया जाता है फिर इंडिविजुअल लोन्स में, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है बहुत कुछ सालों से, इसलिए उसे फिर इंडिविजुअली लोन दे देते हैं। देन इनकी एक अफोर्डेबल हाउसिंग की बुक है 7,000 करोड़ की। अब अफोर्डेबल हाउसिंग वो होता है से 15 लाख से नीचे के लोन्स। होम लोन जो भी 15 लाख के नीचे हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आते हैं। देन इनकी थोड़ी बुक और गोल्ड लोन, माइक्रो मॉर्गेजेस, व्हीकल लोन, और फिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप की लेंडिंग, इन सारे लोन्स में भी है। बट इनका मेजर चंक जो है वो माइक्रो लोन्स और अफोर्डेबल हाउसिंग में है। किसी भी बैंक का बिजनेस कम रेट पे पैसे उठाना और हायर रेट पे पैसे देना, और फिर उसे कलेक्ट करके प्रॉफिट जनरेट करने का होता है। हमने ये देखा था कि उज्जीवन जो है वो माइक्रो फाइनेंस में लेंड करता है। अब माइक्रो फाइनेंस में लेंडिंग में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, जैसे फ्लड आ जाए, जैसे लास्ट ईयर हीट वेव आ गई थी, वॉर हो जाए, कोई पॉलिसी में शिफ्ट हो जाए, कोई नेता वादा कर जाए, तो जो बोरोवर होता है वो पेमेंट करना बंद कर देता है बैंक को। अब बैंक के सिस्टम में ये इनकॉर्पोरेटेड है कि जब भी उन्हें ऐसा लगेगा कि उनको आगे पेमेंट्स नहीं मिलेंगी या उनके लोन्स खराब हो रहे हैं, तो उन्हें उसी टाइम पे प्रोविजनिंग करनी पड़ती है उस लोन की। मतलब उसको लॉस लेना पड़ता है उसी टाइम पे। उसका वेट नहीं करना है कि उस कस्टमर आगे चल के जब वो पूरा लोन नहीं देगा तब मैं उसे लॉस में लूंगा। उन्हें तुरंत करना पड़ता है। अब वो इसे चीज को देखता कैसे है? लास्ट ईयर जून 24 में ये कलेक्शन इनका 97.9% पे था। इससे पहले ये 100% पे था, बट इससे पहले का फिगर्स है नहीं। तो ये 97.9% पे था, और मैनेजमेंट को समझ में आ गया था कि 100% से 97.9% पे आया है, तो उनको ये ट्रेंड दिख रहा है आगे चल के कि आगे चल के ये कलेक्शन एफिशिएंसी और खराब हो सकती है, और उसके लिए उन्हें प्रोविजंस लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि Q1 F1 25 में तो थोड़े प्रोविजंस लिए, बट उन्हें पता था कि आगे चल के और लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने आगे चल के प्रोविजंस और लिए, जिसकी वजह से उनका पैट और गिर गया। देन जैसे जैसे कलेक्शंस गिरते रहे वैसे वैसे उनका पैट गिरता गया। अब हम Q1 FY 26 में है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिसंबर में अराउंड ये कलेक्शन जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव होना शुरू हुए हैं, और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ट्राजेक्टरी पे है। और आप देख सकते हो कि जो पैट है वो भी एक इंप्रूवमेंट की ट्राजेक्टरी पे है। अभी हम देखते हैं कि इनका फर्स्ट इंडिकेटर क्या होता है कलेक्शन एफिशिएंसी को देखने का। अभी तक के जितने भी इनके लोन हैं जो खराब नहीं हुए हैं, जो बोरोवर्स हैं जो टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, उसे नॉन डेलिक्वेंट कस्टमर बोलते हैं। अब एनडीए की कलेक्शन एफिशिएंसी हमेशा एक लीडिंग इंडिकेटर होता है बताने का कि आगे चल के कितने लोन खराब होंगे। ये ऊपर वाली कलेक्शन एफिशिएंसी
इसका मतलब ये है कि आपको कितना कलेक्ट करना था उस मंथ में और आपने कितना कलेक्ट किया। अब वो कलेक्ट हो सकता है कि डेलिंक्वेंट कस्टमर जो जिन्होंने पिछली ईएमआई भी नहीं दी थी और ये वाली ईएमआई भी नहीं दी है, तो ये वाली तो वो एनडीए में नॉन डेलिक्वेंट कस्टमर में नहीं आएगा, वो डेलिक्वेंट कस्टमर में आएगा। तो ऊपर वाली डेलिक्वेंट प्लस नॉन डेलिक्वेंट कस्टमर की जो भी कलेक्शन एफिशिएंसी है वो दी है, और नीचे नॉन डेलिक्वेंट कस्टमर्स की दी है। अब नॉर्मलाइज्ड लेवल पे ऑपरेट करने के लिए एनडीए नॉन डेलिक्वेंट जो कस्टमर्स हैं उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी अबव देन 99.5% होनी चाहिए। बट जून से देखो आप 99.4%। देन यहाँ पे एक एमफिन ने भी, इनके एक रेगुलेटरी बॉडी है एमफिन, उन्होंने भी देखा कि कस्टमर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल लेंडर से लोन्स ले रहे थे। एक एक ही कस्टमर के पास चार डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लोन है, पांच डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लोन है। तो उन्हें एक रिस्क लगा कि कस्टमर जो है ओवर लेवरेज कर रहा है। सिंस एक इस माइक्रो फाइनेंस कस्टमर के पास इतनी फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होती है कि अपने एक्सपेंसेस और को कैसे मैनेज करना है, तो एक रिस्क होता है उनका, सिंस उनके पास इतनी फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, तो वो कभी कभार अपने एक्सपेंसेस को मीट करते हैं अपने लोन से। और वही लास्ट ईयर हो रहा था, जो कस्टमर थे वो ज़्यादा ओवर लेवरेज हो रहे थे। तो उन्होंने एक गाइडलाइन, एमफिन ने फिर एक गाइडरेल निकाली कि आप इंस्टीट्यूशंस के लिए कि आप वो एक भी ऐसे कस्टमर को लेंड नहीं कर सकते जिसके पास ऑलरेडी चार लोन्स हैं, और ऐसे कस्टमर को भी लेंड नहीं कर सकते जिसको 2 लाख से ज़्यादा लोन दे रखा है। तो माइक्रो फाइनेंस लोन जो है तो लोअर टिकट साइज आइटम के लोन्स होते हैं, जैसे 30,000 40,000 के लोन्स होते हैं। अगर किसी ने 4-5 जगह से लोन लेके इसे 2 लाख से ऊपर कर लिया तो तब भी आप लोन नहीं सकते। तो ये दो गार्डरेल्स जो थी वो इफेक्ट में आई थी, और उसकी वजह से जो भी इनके उज्जीवन के पास भी ऐसे कुछ कस्टमर थे जिनके उज्जीवन के अलावा भी 4 लोन या 3 लोन चल रहे थे। तो फिर क्या होता है कि माइक्रो फाइनेंस में एवरग्रीनिंग होती है कि जब भी एक माइक्रो फाइनेंस कस्टमर अपने 30,000 का लोन खत्म करने वाला होता है, तो वो उस कस्टमर को और आगे लोन दे देता है 30 या 40, थोड़ा सा बढ़ा के 50,000 का लोन दे देता है, और फिर उसी लोन से उसकी ईएमआई फर्स्ट काट लेता है। तो इस एवरग्रीनिंग की वजह से अब जिसके पास 4 लोन है वो ये काम नहीं कर पाएगा, उसे और लोन कोई नहीं देगा। तो इसकी वजह से इनकी जो एनडीए की कलेक्शन एफिशिएंसी थी वो एक शार्पली यहाँ पे गिर गई। फिर वो इम्प्रूवमेंट की ट्राजेक्टरी पे आगे बढ़ी। देन फिर कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने देखा कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा कोर्सिव एक्शंस ले रहे थे अपने लोन्स को रीपे करवाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है आरबीआई से, या फिर इंस्टीट्यूशंस नहीं है या बैंक्स नहीं है, वो लोग कोर्सिव मेजर नहीं ले सकते अगेंस्ट उनके बोरोवर्स। तो उन्होंने एक दो कर्नाटक में उस टाइम पे ऑर्डिनेंस आया, देन फिर उसके थोड़ी ही दिनों बाद ही तमिलनाडु में भी वही ऑर्डिनेंस आ गया। उससे क्या हुआ कि माइक्रो फाइनेंस कस्टमर ने कर्नाटक और तमिलनाडु में अपने लोन्स रीपे करना थोड़ा कम कर दिया, और उसी की वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे गार्डरेल 2 से पहले, ये कर्नाटक का फुल मंथ कर्नाटक इफेक्ट में, यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी और कम हो गई है। फिर वो मार्च में थोड़ा बेटर हुई। फिर एमफिन ने क्या बोला था कि उन्होंने गार्डरेल 2 इम्प्लीमेंट करने को बोला था बाय द इस फाइनेंशियल ईयर FY26 के स्टार्ट से। तो वो ये था कि अब पहले वो बोल रहा था कि 4 लेंडर से ज़्यादा नहीं हो सकते, अब वो बोल रहे हैं कि 3 ही लेंडर से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये एक स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस उन्होंने दी थी कि आप 3 लेंडर से ज़्यादा उसे लेंड नहीं कर सकते, ताकि आगे चल के कभी ये ओवर लेवरेजिंग की प्रॉब्लम ना आए। उसी की वजह से ये थोड़ा और डिक्लाइन आया, एंड देन फिर आगे चल के फिर ये नॉर्मलाइज लेवल पे जाने के लिए फिर से उसी ट्रेंड पे आगे बढ़ने लगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करने की ये है कि 0.1% के इतन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4% के भी इम्पैक्ट से प्रॉफिट जो है वो 301 करोड़ से गिर गिर के 83 करोड़ तक आ गया है। तो एनडीए कलेक्शन एफिशिएंसी में अगर 0.1 का भी इंप्रूवमेंट होता है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और 0.1 का भी डिक्लाइन होता है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। अभी करंटली ये 99.4 99.3 पे होवर कर रही है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में 99.5 के ऊपर चला जाएगा, और वही एक नॉर्मलाइज्ड कलेक्शन एफिशिएंसी भी है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के लिए। अभी हमने ये देखा कि मैनेजमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर Q2 या Q3 से उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो नॉर्मलाइज लेवल पे आ जाएंगी।
बट हमें कैसे पता लगेगा ये? तो हमें पता लगेगा उसके फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्बर्समेंट देख के। उज्जीवन का सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का मिक्स जो है वो 45% सिक्योर्ड एंड 55% अनसिक्योर्ड में है। बट आप डिस्बर्समेंट देखोगे तो लास्ट ईयर से जून 24 से जून 25 देखोगे तो अभी डिस्बर्समेंट की पेस बढ़ी है। इन 3 क्वार्टर में जून, सितंबर एंड दिसंबर, इन वाले क्वार्टर्स में इनके डिस्बर्समेंट जो थे वो फ्लैटिश थे। बट Q1 से जो है, और Q1 एंड लास्ट Q4, इन दोनों में आप देखो कि डिसबर्समेंट की जो पेस है वो कितनी बढ़ चुकी है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर्स। 5,000 से सीधे 7,000। बट Q1 थोड़ा सीजनली वीक होता है पूरी इंडस्ट्री में, इसलिए इस बार की डिसबर्समेंट थोड़ी कम है। बट डिसबर्समेंट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स। देन जो मैनेजमेंट है वो भी बोल रहा है कि लास्ट 2 क्वार्टर से जो है इनके पार, मतलब पोर्टफोलियो एट रिस्क। अभी कोई भी लोन जो है थोड़ा सा भी खराब हो जाता है तो वो पार में आता है। एक भी अगर उसने ईएमआई अपनी मिस कर दी तो फिर वो पार में आ जाएगा। बोल रहा है पार जो है, पार का एक्रेशन जो कलेक्ट हो रहा है पार, उसका रेट जो है वो मॉडरेट हो रहा है फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर्स। वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि Q3 में वो 5.36 चला गया था, और फिर यहाँ से कम होके फिर वो 4.54 आया है। देन यहाँ पे थोड़ा बड़ा है क्योंकि Q1 थोड़ा वीक होता है। और इस लास्ट क्वार्टर में ना इन्होंने एक एआरसी सेल भी की थी। एआरसी सेल का मतलब है इन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने कुछ खराब लोन बेच देते हैं। अब कुछ खराब लोन बेच देंगे तो वो ओवरऑल बुक का परसेंटेज एज अ परसेंटेज लोगे, अब जो बचे हुए लोन है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाएगा। बट इन दोनों क्वार्टर्स में देखोगे कि इंप्रूवमेंट है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर्स। ऑल्सो एक चीज और देखने की है, जो इनकी एसएमए बुक है। एसएमए बुक होती है 0 to 90 डेज के बीच में। तो 0 to 90 डेज के बीच में जो होती है वो एसएमए बुक होती है। 90 से ऊपर अगर कोई लोन खराब हो जाता है तो वो जीएनपी में जाता है। और पार होती है 0 to 0, मतलब उसके बाद अगर खराब हो गया तो वो खराब हो गया, वो 0 to 90, फिर 90+ दोनों ऐड होते हैं। तो आप देखोगे पार 4.81 इज द सम ऑफ दीज टू। इसमें इंटरेस्टिंग बात नोट करने को ये है कि इनकी जो एसएमए बुक है वो भी लोअर आ रही है। मतलब जो फ्रेश इनका पार है 0 to 90 वाली बुक, वो भी कम हो रही है। और बैंक ने ये भी क्लेम किया कि स्लिपेजेस हैं माइक्रो बैंकिंग में, वो 9 out of 10 स्टेट्स जो है वो पीक आउट कर दिए गए Q4 में, और कर्नाटका में उन्होंने पीक आउट कर दिया था Q1 में। अब इन्होंने क्या करा है कि इनकी जो लोन बुक जब से खराब हुई है तब से इन्होंने एक कलेक्शन टीम बिल्ड करी है। और वो कलेक्शन टीम का इतना साइज हो चुका है तो उससे क्या हो रहा है कि जो भी लोन खराब हो गए हैं वो कलेक्ट करने में, वो कलेक्शन टीम अगर साइज ज़्यादा है तो वो कलेक्शन जो है ज़्यादा कर पाएगी, और वो ज़्यादा करेगी तो ऑटोमेटिकली जो एसएमए है ये कम होगा, जीएनपीए कम होगा। जीएनपी और एनएनपी हम लोग बैंकिंग में देखते नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो एक बैकवर्ड लुकिंग फिगर है। मतलब पहले आपका लोन खराब होगा तो वो पार में जाएगा, देन वो थोड़ा 15 दिन 20 दिन बाद होगा तो देन वो एसएमए बुक में भी आ जाएगा। एसएमए बुक के बाद एसएमए 1 होता है, एसएमए 2 होता है, उसके बाद वो जाके जीएनपीए बनेगा। तो जब तक ये होगा तब तक तो बैंक को अपना प्रोविजन लेना पड़ेगा, अपना लॉसेस दिखाने पड़ेंगे, और मार्केट उसी को सेंस करता है और उसी के अकॉर्डिंगली चलता है। तो जीएनपी और एनएनपी थोड़ा बैकवर्ड लुकिंग फिगर्स हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पार देख रहे हैं। हमने देखा कि रिकवरी फेज में डिस्बर्समेंट की ग्रोथ हो रही है, पार कम हो रहा है। थर्ड जो है वो मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी देना शुरू कर दिया है, और वो भी पॉजिटिव गाइडेंस। लास्ट ईयर मैनेजमेंट ने बोला था कि हम लोग क्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले बोला था कि हम 25% ग्रो करेंगे। देन फिर Q1 में आके उन्होंने अपना गाइडेंस जो है वो थोड़ा रिवाइज किया और बोला फिर 20% पे ग्रो करेंगे। बट ओवरऑल इतना मार्केट कंडीशंस खराब हो गई कि वो सिर्फ 8% से ग्रो कर पाए। बट इस साल मैनेजमेंट थोड़ा कॉन्फिडेंट है, उन्होंने बीच में फिर Q1 के बाद फिर मैनेजमेंट ने गाइडेंस देना भी बंद कर दिया था। बट अभी क्या है, मैनेजमेंट ने Q1 के बाद गाइडेंस दी है, और गाइडेंस दिया है कि वो 20% लोन ग्रोथ करेंगे। 20% लोन ग्रोथ करेंगे, उसमें बोला है गाइडेंस मैनेजमेंट ने कि सिक्योर्ड बुक में 35% करेंगे। अब सिक्योर्ड बुक इनकी है 46% की, और अनसिक्योर्ड बुक है 54, मतलब माइक्रो लोन्स हैं, माइक्रो फाइनेंस के लोन्स हैं 54%, और जो सिक्योर्ड बुक है अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, गोल्ड लोन्स हो गए, वो है 46%। तो उन्होंने बोला कि ये 46% वाली बुक हम 35% पे ग्रो करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें टेल विंड्स मिल रही हैं। बट माइक्रो फाइनेंस की बुक सिर्फ 7-8% से ग्रो करेंगे। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि डिपॉजिट भी हम लोग 20% से ग्रो करेंगे। अगर आप डिपॉजिट 20% से ग्रो करोगे तो लोन ग्रोथ भी आपकी 20% पे मेंटेन रह पाएगी।
एंड क्रेडिट कॉस्ट जो है, जो कितना लोन खराब होगा इस साल, वो है कि 2.3 टू 2.4%। देन उन्होंने अपनी आरओई की गाइडेंस दी है कि 10 टू 12% पे रहेगी, और उनकी जो आरओई की गाइडेंस है वो 1.2 टू 1.4% रहेगी। तो अब देखते हैं कि आरओई से हम लोग नेट प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है कि उज्जीवन की Q1 में बुक जो थी वो थी 33,000 करोड़ की, और बैंक बोल रहा है कि वो 20% पे ग्रो करेगा। बट Q1 से पहले, इस फाइनेंशियल ईयर में 20% है, तो Q1 से पहले जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था तब इनकी बुक 32,000 के अराउंड थी। उसका 20% लेते हो तो अराउंड 38,000 करोड़ आता है। अगर उस 38,000 करोड़ को अगर आप अब बैंक जो है ऐसी पॉलिसी फॉलो करता है कि वो आरओई एब्सोल्यूट नंबर्स पे लेता है, उसके एवरेज पे नहीं लेता। तो 38,000 का अगर आप 10 to 12%, मैंने यहाँ पे 11% किया है, अगर 11% लोगे ओवरऑल ईयर का, तो आपको जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 743 करोड़ का। अब 743 करोड़ में से इन्होंने Q1 में तो इनका रिजल्ट आ चुका है, और इन्होंने 103 करोड़ का प्रॉफिट कोट किया है। अब जैसे जैसे इनकी लोन बुक थोड़ी सी बढ़ेगी, मैनेजमेंट ने ये भी गाइड किया था कि नेक्स्ट क्वार्टर भी थोड़ा फ्लैटिश ही रहेगा, और H2 में जो है, Q3 और Q4 में इन्हें जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कम मिलेगी काफ़ी सिग्निफिकेंटली, और नेट प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो जो ये आगे लोन बांटेंगे उसकी वजह से इन्हें 20 ऑड का और 25 करोड़ का और बेनिफिट होगा नेक्स्ट क्वार्टर। तो वहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट आएगा 130 करोड़। अब बाकी 103 एंड 130 को आप माइनस कर दोगे 743 में, तो आपको एक फिगर्स मिलेंगी जो कि इन दोनों का सम है, जो कि है 510 करोड़। अब 510 करोड़ Q3 और Q4 में आना है, तो मैंने उसे ऐसे 230 एंड 280 में डिवाइड किया है। इसका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो मैनेजमेंट ने गाइड किया 2.3 या 2.4, तो मैंने एज्यूम करा 2.35 आएगा। उससे फिर मुझे मिला कि साल का अराउंड 750 करोड़ जो है वो क्रेडिट कॉस्ट में जाएगा। अब 750 क्रेडिट कॉस्ट में जाएगा, और 225 इन्होंने इसी साल क्रेडिट कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया है। अगर मैं क्रेडिट कॉस्ट सेम रखूँ 200 टू 225, तो नेट प्रॉफिट जो है वो भी अगले क्वार्टर में 103 करोड़ का आना चाहिए। बट ये कुछ लोन और बांटेंगे, तो ऐसा ऑब्जर्व किया है कि हर 1,000 करोड़ के लोन पे इनका नेट प्रॉफिट 10 करोड़ से ऐड होता है। तो अगर नेक्स्ट क्वार्टर 2,000 करोड़ का और लोन बांटेंगे तो 25 करोड़ रुपीज और नेट प्रॉफिट में ऐड हो गए, और वही अज्यूम करके यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वार्टर और 2,000 करोड़ बांटेंगे तो वो नेक्स्ट 150 आएगा, बट 150 आएगा, बट क्रेडिट कॉस्ट एट द सेम टाइम थोड़ी कम हो गई है। तो ये क्रेडिट कॉस्ट का जो 70 करोड़ है वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो 160 प्लस 70 जो क्रेडिट कॉस्ट की वजह से मिलेगा वो 230 है। देन सिमिलरली 280 वहां से आ जाएगा। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये नेट प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली उनकी बुक वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो आपको बुक वैल्यू 6191 Q1 में है। देन ये 130 को ऐड करोगे तो 6321 मिल जाएगी। देन 230 को ऐड करोगे तो 6551, एंड देन 280 को ऐड करोगे तो 6831। फिर इसे डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगी, जो कि ग्रो करते करते 35.26 पे होगी बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अब हमने नेट प्रॉफिट की तो कैलकुलेशन की थी, अब उसे कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट से। तो Q1 में 103 करोड़ आया, तो वो 66% डाउन है फ्रॉम द लास्ट Q1 FY25 का रिजल्ट। देन अगले क्वार्टर में 130 करोड़ आएगा, तो वो 44% डाउन होगा। एंड देन फिर 230 आएगा जो कि 100% अप होगा। एंड देन 280 आएगा वो 237% अप होगा। तो आप यहाँ से देखो कि जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो एक रिकवरी फेज में है, और यहाँ से प्रॉफिट इंक्रीज ही हो रहा है, और Q3 और Q4 में एक आपको जंप मिलेगा नेट प्रॉफिट्स में। अभी उज्जीवन जो है ना वो अपना सिक्योर्ड पोर्शन ज़्यादा कर रहा है, और अनसिक्योर्ड पोर्शन को थोड़ा कम ग्रो कर रहा है। तो सिक्योर्ड पोर्शन ज़्यादा ग्रो करेगा और अनसिक्योर्ड कम ग्रो करेगा, तो ओवरऑल बुक का जो सिक्योर्ड पोर्शन होगा वो बढ़ जाएगा। अब उससे फ़ायदा ये है कि इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट अभी 2.3 2.4 आ रही है वो नॉर्मलाइज लेवल पे, अगर इनका सिक्योर्ड बढ़ जाएगा तो क्रेडिट कॉस्ट जो होगी वो 1 to 1.5 के बीच में आ जाएगी, जो सीधा डायरेक्टली ऐड होगा नेट प्रॉफिट्स में। बट इससे क्या होगा कि इनकी जो नेट प्रॉफिट की वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी सिक्योर्ड बुक है तो सिक्योर्ड बुक में क्रेडिट कॉस्ट कम होती है। तो ऐसा नहीं होगा कि इस साल अगर 1,000 करोड़ प्रॉफिट आया है तो नेक्स्ट ईयर
ज़ीरो हो जाए या नेगेटिव हो जाए, वो शायद थोड़ा-सा कम होगा, तो जो इनकी नेट प्रॉफ़िट में जो स्मूथ स्मूथ हो जाएँगे वो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होगी उनके नेट प्रॉफ़िट्स में। और वही एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को इंटरेस्ट भी करता है, एक बैंक में इन्वेस्ट करने का, अगर उसकी नेट प्रॉफ़िट जो है वो ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा और सिर्फ़ कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं उस स्टॉक में। अब आप देखोगे कि मार्च 2025 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की सिर्फ़ 8.47% होल्डिंग्स थी, जो कि जून में आके 16.82 हो गया। और असम्पशन ये है कि ये आगे चल के और भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिल जाएगा उज्जीवन को, तो डीआईआईएस और भी इंटरेस्टेड होंगे इस बैंक को खरीदने के लिए। अब उज्जीवन को अगर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिल जाता है, तो फ़ायदा क्या है उसका? सबसे पहले जो इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की रिक्वायरमेंट है, वो कम हो जाएगी 15% से 11.5%। क्या होता है कि बैंक अगर ₹100 लोन दे रहा है, तो उसका 15% उसे बचा के रखना है, ये आरबीआई की रिक्वायरमेंट्स है, कि अगर रन ऑफ आ गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो इस ₹15 से काम कर सके। वही एक यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए सिर्फ 11.5 रुपीज़ है। तो अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल फ्री हो जाएगा, तो आप ज़्यादा उस कैपिटल को भी और लोन बाँट सकते हो और उस पे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। देन एक यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में फ़र्क ये भी होता है कि आप अगर जाओगे एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट खोलोगे, तो आपको 2 या 3% मिलेगा। टर्म फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट लोगे, तो वो भी 5-6% मिलेगा। जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी 5% मिलता है, और टर्म डिपॉजिट में भी, फिक्स डिपॉजिट में भी हायर रेट्स मिलते हैं। तो वो थोड़ा कम कर सकता है बैंक, और वो बैंक कम करेगा तो सीधा उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा। देन अभी क्या है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स जो हैं वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। उससे क्या होता है कि इन्हें ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन देने हैं, एग्री लोन्स देने हैं। लेकिन यूनिवर्सल बैंकिंग में ये कम होके 40% है। अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के पहले 75% थे, अभी आरबीआई ने उसे कम करके 60% किया है, और यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए 40% है। तो आप क्या है कि और क्रेडिट कार्ड लोन दे सकते हो, पर्सनल लोन दे सकते हो, और अदर हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स दे सकते हो। फिर क्या है कि पॉलिसी टेलविंड भी है अभी। आरबीआई जो है वो कंसिस्टेंटली बैंकिंग क्रेडिट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने रेपो रेट किया, रेपो रेट कट करने से क्या होगा कि बैंक के जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी कम होगी, और जो कस्टमर है वो भी एक कम रेट पे बोरो कर पाएगा मनी। देन सीआरआर उसने 100 बेसिस पॉइंट कम किए। सीआरआर से क्या होगा कि एक बैंक जो है उसे फिर कैश रिजर्व रेशियो जो है वो कम हो जाएगा, तो उसे कम पैसा अपने एनडीटीएल करके होता है, नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट जो होते हैं, उसका 4% तक उसे बचा के रखना होता है इन कैश। अगर वो ही कम हो जाएगा, तो उसके बाद और पैसे बचेंगे और लेंड करने के लिए, तो उससे भी वो और जनरेट कर पाएगा। देन ओपन मार्केट अपने बॉन्ड्स खरीदे बेचे थे। देन रिस्क वेट भी उन्होंने माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए जो बढ़ा दिया था पिछले साल से। पहले आपको माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए 100 रुपए हैं आपके पास, तो 100 ही रुपए दे सकते हो। बट लास्ट ईयर उन्होंने 125% कर दिया था, मतलब 125 रुपए के लोन का डिपॉजिट पे आप 100 ही रुपए दे पाओगे। बट अब वो फिर से 100 रुपए कर दिया है, तो फिर अभी क्या है कि 100 रुपए पे आप 100 रुपए ही दे सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो आरबीआई ले रहा है, और एक टेलविंड जनरेट टेलविंड है क्रेडिट को प्रमोट करने के लिए। देन जो कस्टमर है, अब वो भी डीलेवरेज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब देखोगे कि यहाँ पे उज्जीवन +4 और उज्जीवन +3 जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये 8% से कम होके 5% आ गया है, और 6% से कम होके 2.4% आ गया है। इसका मतलब ये है कि पहले जिसके पास 4-4, 5-5 इंस्टीट्यूशन से लोन था, वो उसका परसेंटेज कम होके, पहले वो 14% था, वो कम होके अब 7% पे ही आ गया, हाफ हो गया है। ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो रिजेक्शन, जैसे कि कोई भी कस्टमर अपना बैंक में एप्लीकेशन फाइल करता है कि मुझे लोन चाहिए, उसका जो रिजेक्शन रेट है वो भी कम हो गया है अब, क्योंकि बैंक को भी समझ में आ गया है कि एमफिन के जो गार्ड रेल्स हैं उसे कैसे मैनेज करना है, किस टाइप की प्रोफाइल्स सूटेबल रहती हैं लोन को देने के लिए। अभी तक क्या था कि इनकी टीम को इतना आइडिया नहीं था, एकदम से ये जो गार्ड रेल्स आई, तो वो अब टीम भी जो है एक्सपीरियंस हो गई है, समझ गई है कि किस टाइप के जो प्रोफाइल्स हैं वो सिलेक्ट होके अप्रूव होंगी। तो ये रिजेक्शन रेट्स भी हैं जो पहले बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो कम हो गई हैं। तो अब ये क्या है, न्यू लोन्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अभी एंटीथेसिस देखते हैं इसका। सिंस ये सिक्योर्ड पोर्शन में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सिक्योर्ड में ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं,
तो आप देखोगे इसकी ओवरऑल यील्ड जो है वो पहले जो 19.2% पे थी वो ओवरऑल कम होके होते इस अभी तक 17.6 पे आ गई हैं। और ये सिक्योर्ड पोर्शन आगे और करेंगे इंक्रीज, तो ये 17.6 और 16.5 16% तक भी जा सकती हैं। तो जो निम्स है इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो कंप्रेस हो रहा है। पहले जो निम इनका 9% पे रहता था वो अभी 7.9% पे आ गया है। तो एक ये रिस्क रहता है कि अगर निम बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गया तो वो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। देन डिलेड रिकवरी, अभी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बाय Q3 इम्प्रूव हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ तो अगर यही नया नॉर्मल है, यही 97% 96% पे रहे अगर कलेक्शन एफिशिएंसी, तो क्रेडिट कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली लास्ट ईयर से एवरेज ही क्रेडिट कॉस्ट का हाई हो जाएगा। देन मैक्रो रिस्क रहता है, ये अगर फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, वॉर हो जाए कुछ, तो सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस जो है वो इम्पैक्ट होता है। देन पॉलिसी रिस्क है, लाइक कर्नाटका तमिलनाडु में ऑर्डिनेंस आया था अगेन कोएर्सिव एक्शन, एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट अगर जो चार्ज कर रहे थे उन पे, अगर ये और स्टेट भी फॉलो करें तो वहाँ पे भी ऐसा होगा कि जो बोरोवर्स हैं वो फिर रीपेमेंट करना बंद कर देंगे। देन इन्होंने जो एमफिन की जो 2.0 की गार्ड रेल्स हैं, वो अगर इनकी टीम समझ ना पाए और रिजेक्शन रेट्स यहाँ से और बढ़ जाएं, जो कि अभी 43.9% है, और बढ़ जाएं तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे उतना। देन इनको जो एक्सपेक्टेड है कि यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिलेगा दिसंबर में, अगर वो नहीं मिला, उसमें डिले हो जाए या फिर ना ही मिले, तो एक वो भी रिस्क इम्पोज करता है इनके पूरे इन्वेस्टमेंट थीसिस पे। देन अभी इन्होंने क्या किया है ना, लास्ट एक साल में इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग की बुक बहुत ग्रो करी है। अभी वो बुक नहीं है, वो मैच्योर नहीं हुई है, और अभी देखना बाकी है कि वो बुक का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। अगर वो एकदम से खराब हो गई या कुछ हो गया, उसमें भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, तो एक वो भी रिस्क बन जाता है। Finally, these are disclaimers. You can have a look at them. And my channel is fairly new. I would request all of you to please like, share, and subscribe. And I'll see you guys in the next video.